दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राहुल गांधी 2024 की रणनीति कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के ही एक-एक करके उनके इक्के अपने पास ला रहे हैं। चाहे इसमें कुछ वक्त में आपने देखा हो नेताओं के आने की बात हो या फिर रणनीति की बात हो। सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी किस तरह से मोदी के किले को भेदेंगे 24 में, उसमें कैसे-कैसे दीवारों में दरार डालेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी की रणनीति इस बार बहुत मायने रखेगी। पिछले बार वाले चुनाव में अगर आप देखें तो उतनी उम्मीदें नहीं थी जितनी उम्मीदें इस बार राहुल गांधी से विपक्ष को पसंद करने वाले लोगों की अब बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी उनकी एक फॉलोअरशिप हो गई है, यानी कि लोग उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा दिखने लगा है। वहीं पर मोदी के जो फॉलोअर है वो गिरने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि इन दो नेताओं में आमने सामने की पूरी टक्कर होने वाली है 24 में। लेकिन उससे पहले आप ये समझना जरूर चाहेंगे कि भाई वाकई में राहुल गांधी क्या इस बार इस तरह की रणनीति बना रहे हैं, इस तरह की तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं कि वो मोदी के वो तमाम दावे और कोशिशों को ध्वस्त कर सके। तो इसमें बड़ा सवाल यही है कि क्या तैयारी है उनकी, क्या राहुल गांधी के पास मोदी के वो तुरप के इक्के हैं जिससे मोदी चुनाव जीतते आए हैं। तो क्या इस बार ये फर्क दिखाई देगा। और बहुत कुछ ऐसा है जो पिछले दिनों में राहुल गांधी ने अपनी कोशिशों के साथ में अपनी इमेज परसेप्शन में बहुत बदलाव कर दिया है। अब पहले अगर कोई उनको उस नाम से बुला देता था पप्पू, तो लोग कहते थे कि हाँ, लेकिन अब कोई बोलता है तो कोई भी उस बात का खुद मजाक उड़ाता है। ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये बहुत क्लियर है, सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई देता है। यहाँ तक कि इसका जवाब उस तरह से दे रहे हैं राहुल गांधी, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोई भी नेता कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, भले ही वो खबर पहले से डोमेन में रही हो। जैसे कि अभी हाल ही में अडानी वाली खबर थी, पहले से ही मीडिया के पास आ चुकी थी, कुछ दिन हो चुके थे, इंतजार भी किया गया कौन कितना इस खबर को उठाएगा, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने उसे खुद बड़े जोर शोर तरीके से उठाया उस मुद्दे को। अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के पास कौन सा है वो तुरुप का इक्का, जो कि उन्हें 24 में नरेंद्र मोदी को हराने में काम आ सकता है। और क्या वाकई में नरेंद्र मोदी इस वक्त राहुल गांधी को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस नेता डॉक्टर सीपी राय। सर, आप क्या समझते हैं? मैंने अभी कहा क्या राहुल गांधी मोदी के 24 के किले को भेजने की तैयारी कुछ तुरुप के अपने पास रखे हुए विनीता, सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए ये बात सिद्ध करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू है, और वो उनको भारी पड़ गया। राहुल गांधी ने एक भारत यात्रा से सब उनका मटिया मेट कर दिया, सारे पैसे डूब गए उनके। पूरी आरएसएस की पूरी लॉबी एक काम पर लगी थी। पता नहीं राहुल गांधी को चुनौती पहले से मानती थी या क्या था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन लोगों ने इस पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और जिसे कहते हैं कमर के नीचे हमला, बिलो द बेल्ट, वो सारे हमले किए। खैर, वो तो 1924 में आरएसएस का निर्माण हुआ है, 1925 से उन्होंने शुरू कर दिया था जब गद्दारी की थी देश की आजादी की लड़ाई के साथ। और 1947 से जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से लेकर सारे नेताओं का चरित्र हरण करना शुरू किया। इतने निचले स्तर पर चले गए कि जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की फोटो बांटते रहते हैं वो लोग, उनको उनकी मासूका बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू की सगी भतीजी उसको उसकी अपनी मासूका बताते, कहते देखिए ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह के तमाम दृश्य आपको आरएसएस के द्वारा फैलाए गए व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने सिर्फ एक काम किया, वो संकल्प के साथ निकले और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक शर्ट में पूरी यात्रा कर डाली। और हर जगह उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। उन्होंने सवाल उठाए इन लोगों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी पर भी, आरएसएस के ऊपर भी, और सिर्फ मोहब्बत की बात करते रहे। जनता भी हैरान थी। शुरू में जब राहुल गांधी पहले दिन कन्याकुमारी से निकले थे तो मुश्किल से 25 या 30 हजार लोग थे। दूसरे दिन 60 हजार लोग हुए, और उसका काफिला बढ़ता गया और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते चले गए। यहां तक कि कश्मीर में माइनस टेम्परेचर में जहां लोगों को कपकपी छूट रही थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी, वहां पर भी उसी तरह अडिग खड़े थे। उस बारिश में कश्मीर जैसी जगह पर 25 से ज्यादा हजार लोग वहां मौजूद थे, उतने खराब माहौल में और बर्फ के बीच में। इस सब ने पूरे दुनिया का ध्यान खींचा। खैर, राहुल गांधी को तो उसके पहले भी दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में बुलाया जाता रहा लेक्चर देने के लिए।
बहुत सारी संस्थाएं उनसे सवाल जवाब करती हैं, अमेरिकन थिंक टैंक उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन भारत यात्रा के बाद पूरी दुनिया को और ज्यादा उनकी तरफ ध्यान गया, और उसके बाद भारत में भी चर्चा शुरू हुई आम आदमियों में कि आखिर ये आदमी है क्या। फिर वो कभी डिब्बे वालों के यहाँ पहुंच गए, कभी वो जो हमारे आपके घर में सामान पहुंचाते हैं उनके साथ उन्होंने मोटरसाइकिल पर उनके सफर किया, उनका दुख दर्द जाना। कभी सीधे खेत में पहुंच गए धान रोपने वालों के साथ, और खेत में उस पानी में डूब करके धान रोपते रहे। कभी कहीं पहुंच गए, कभी लकड़ी का काम करने वालों के यहाँ पहुंच गए, कभी कुली के यहाँ पहुंच करके कुली बन गए। तो हर जगह पहुंचकर जो महात्मा गांधी ने किया, तो महात्मा गांधी तो बैरिस्टर थे, वो जब आए थे तो अपने सूट बूट में आए थे, लेकिन बिहार की जमीन पर जाकर के, चंपारण जाकर के महात्मा गांधी में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। और उन्होंने जब देखा कि गरीबी इस हालत में है, तो उन्होंने कपड़े उतार दिए और एक लंगोटी लपेट ली, और एक लंगोटी लपेट के उनको समझ में आ गया कि देश आजाद कैसे होगा और देश मेरे साथ जुड़ेगा कैसे। राहुल गांधी ने भी करीब करीब वही रास्ता अख्तियार किया है। वो खुद लोगों तक अचानक पहुंच जाते हैं, उनको बताते नहीं है, कई मोटरसाइकिल ठीक करने वालों के पहुंच जाते हैं। इसी तरह से उनका अक्सर कोई ना कोई इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है, और ये दृश्य पूरे भारत को चौंकाने वाला है, क्योंकि आज के लंबे समय से कोई नेता ऐसा काम कर नहीं रहा है। उससे ऑलरेडी उनकी अपनी जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी है, वो जो बातें कहते हैं उनसे उनका कद बढ़ा है। यहाँ तक कि विपक्ष के सारे नेताओं ने भी एक तरह से उनको अपना बड़ा नेता मान लिया है, और सारे लोग ये मान के चलते हैं कि उनके द्वारा ही कुछ होगा। फिर राहुल गांधी कोई अनर्गल बयान नहीं करते, वो कोई खराब शब्द नहीं बोलते, वो जो भी कहते हैं तर्क पर बात करते हैं। उनकी बातें याद होगी कि उन्होंने कोरोना आने के बहुत पहले कह दिया था सुनामी आने वाली, इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। चीन के बारे में उन्होंने पहले ही कह दिया था चीन से सावधान रहना चाहिए, और हम लोग इनसे निपटना जानते हैं, इसलिए जहां जरूरत हो हमसे बात करिए। उन्होंने नोटबंदी पर भी कुछ कहा था, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था, और उनकी वो सारी बातें सही साबित होती चली गई। जब किसी व्यक्ति की बातें सही साबित होती चली जाती हैं, तो हमारे जोशी भी हो तो उसका भी साख बढ़ जाती है। फिर ये तो राजनेता है, इससे इनकी साख मजबूत हुई है। अब आया ये 5 प्रदेशों के चुनाव का सवाल। इन 5 प्रदेशों की परिस्थितियां ये है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और कुछ भी न किया जाए। मोदी जी को हरा देने के लिए सिर्फ उतना काफी है कि 2013 से लेकर 2015 तक, सरकार बनने के 1 साल पहले से 1 साल बाद तक, उन्हीं के भाषण दोबारा सुना दिए जाए। उन्होंने क्या क्या बोला, किन मुद्दों पे क्या क्यों, उन्होंने FDI पे क्या बोला, उन्होंने आधार कार्ड पर क्या बोला, उन्होंने महंगाई पर क्या बोला, उन्होंने महिलाओं पर क्या अत्याचार पर क्या बोला, उन्होंने चीन की लाल आंख वाली क्या बोला, उन्होंने पाकिस्तान के एक के बदले 100 सिर पे क्या बोला। सिर्फ उनकी बातें दोहरा दी जाए, कुछ नहीं कहने की जरूरत। जनता के बीच में एक वीडियो चला दिया जाए बड़े बड़े स्क्रीन पर, और मोदी जी की बातें ही दोबारा दिखा दी जाए, और फिर वक्त का वर्तमान दिखा दिया जाए। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ 2 पक्ष दिखा दिए जाए, उन्होंने क्या कहा था और क्या किया, उन्होंने क्या क्या वादे पूरे किए, कहे थे, वादे किए थे, और उस पर क्या क्या किया उन्होंने, या उस पर क्या कहा। इतना कह देना ब्लैक एंड व्हाइट में काफी है, उनको हराने के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, इतना ही काफी है। और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझ चुकी है। इन 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। 2 जगह जरूर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जीत हार में दिक्कत नहीं, जीत तो रहे, मार्जिन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक राजस्थान में जहां जीतेंगे लेकिन मार्जिन कम होगा। छत्तीसगढ़ में पिछली बार बहुत ज्यादा भारी बहुमत से जीते थे, मेरी आप आदत जानती है, मैं लाग लपेट नहीं करता, हो सकता है कि वहां पर 2-4 सीट प्लस माइनस हो जाए, लेकिन जीत सब जगह रहे, 5 जगह पर जीतेंगे। मिजोरम में वहां पर जो मोर्चा है पार्टियों के साथ, वो जीतने जा रहा है। और आश्चर्यजनक तरीके से तेलंगाना में, जिसमें भारत यात्रा में कई दिन राहुल गांधी चले थे, वहां आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस नंबर 1 पे जाती हुई दिखलाई पड़ रही। और ऐसा सारे जिन लोगों ने भी सर्वे किए वो सारे सर्वे दिखा रहे हैं, और हमारी अपनी पर्सनल रिपोर्ट भी है। तो 5 जगह चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब बाकी रह गया किसी छोटी मोटी घटनाओं की बात, किसी मंदिर में क्यों गए, तो मंदिर में कोई क्यों गया। दरअसल पुराने जमाने के नेता मंदिर में कैमरा लेके नहीं घूमते थे, वो अपना जाते थे, चुपचाप पूजा पाठ करते थे, चले जाते थे। बाई चांस उस इलाके के किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया और वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो अलग बात है। ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से शुरू करिए इंदिरा गांधी तक, सबका आपको इस तरह की फोटोग्राफ कुछ मिल जाएंगी, लेकिन उसको टीवी पे फैलाना, उसको अखबार में दिलवाना, ये पुराने जमाने में नहीं होता था। ये भाजपा के काल में ये सब शुरू हुआ कि उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। धर्म राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उदय प्रताप जी एक बड़े फेमस कवि हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, बस्ती बस्ती अश्वमेघ का घोड़ा जाएगा, राम राज्य स्थापित करने वालों से पूछो, क्या सीता को फिर से वन में छोड़ा जाएगा। ये उदय प्रताप जी की कविताएं। अगर धर्म को राजनीति से जोड़ा जाएगा तो बस्ती बस्ती अश्वमेघ का घोड़ा जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में सबको पता होगा, वो जिधर निकलता था उधर विनाश होता था।
धर्म में अगर राजनीति में धर्म आएगा, धर्म में राजनीति आएगी, ये सिर्फ विनाश करेगी, दोनों का विनाश करेगी। एक और दो लाइनें मुझे याद आ रही। संतों का था मर्तबा बड़ा, जब तक सियासत से उनका कोई मतलब न था। संतों की इतनी बड़ी स्थिति हुआ करती थी कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरी मानवता उनकी पूजा करती थी। लेकिन जब से वो राजनीति में घुस गए, उन्होंने धर्म को भी बर्बाद किया और अपनी इज्जत भी खो दी है। मैं इसके बारे में कोई बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो धर्म और राजनीति का तड़का लगाने की कोशिश हुई आरएसएस और भाजपा द्वारा, इन्होंने समाज का भी बहुत नुकसान किया, पूरी दुनिया में भारत का बहुत नुकसान किया। और भारत में जो नफरत का एक इन्होंने बाजार बनाया है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा नफरत फैलाई है और वो बच्चों तक फैला दिया कि कोई बच्चा किसी लड़की से पूछ लेता है तुम मुसलमान हो, तुम लोग तो बहुत बुरे होते हो। किसी जगह कोई शिक्षिका दूसरे बच्चों से सिर्फ किसी बच्चों को इसलिए पिटवा देती है क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये जो हिंदू मुसलमान के सवाल पर जो नफरत बांटी है, ये बच्चों के दिल दिमाग तक अगर पहुंचा दी गई है, तो ये समाज को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया है, जिसको दूर करने में शायद आने वाले समय में बहुत समय और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी देख लो, इजराइल अरब का लड़ाई देख लो आप, बहुत पुरानी लड़ाई है, यानी कब से चल रही है। अफ्रीकन देशों में वहां की जातियों के झगड़े आप देख लो। एक वो दृश्य आपको याद होगा, एक विदेशी पत्रकार ने, एक फोटोग्राफर ने एक फोटो खींचा था, जिसमें एक बच्चा बिल्कुल कंकाल की तरह जमीन पर पड़ा है और शायद मरने वाला है, और एक गिद्ध उसकी तरफ देख रहा है, उसके मरने का इंतजार कर रहा है कि उसे वो खा सके। ये उस देश की कहानी है जहां जातिगत लड़ाई थी। एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करता था, जो जिसको मिल जाता था वो मार देता था, और वो अपना कोई खेती बाड़ी या कोई काम नहीं कर पाते थे, अपनी सुरक्षा में सब लोग लगे रहते थे। गृह युद्ध किसी भी देश के लिए बहुत बुरी चीज है। उस मुहाने पर आरएसएस और बीजेपी ने भारत को पहुंचा दिया है, और इस गुनाह के लिए इनको लंबे समय तक शायद आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी। जहां तक चुनाव का सवाल है, उसमें कोई बड़ी रणनीति की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सच दिखा देना ही काफी है। पहली बात तो मोदी जी ने कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा और बजरंग बली को लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन कर्नाटक की समझदार जनता ने नकार दिया कि बजरंग बली चुनाव की चीज नहीं, वो आस्था की चीज है, और भारी बहुमत से भाजपा को हरा दिया। जबकि आप सब लोग जानते हैं, आप बड़े पत्रकार आप लोग हैं, कि वहां पर प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, और जो भी कुछ हो सकता था बुरा से बुरा वो किया गया। हिमाचल में भी इसी तरह जनता ने उनको नकार दिया। धर्म को जनता नकार रही है। अब जनता आपसे वो सुनना चाहती है जो आपने वादे किए थे, जो जनता की आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं। 5 किलो अनाज से आप जनता को भरमा नहीं सकते, उसको आपने भिखारी बना के रख दिया। मनमोहन सिंह की सरकार में 32% लोग गरीबी की रेखा के ऊपर चले गए थे। इस सरकार में गरीबी की रेखा कितनी बड़ी हो गई है कि खुद सरकार का दावा है कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज से पेट भर करके उनको जिंदा रख रही है। ये भारत के लिए और दुनिया की निगाह में भारत के लिए बहुत बुरी चीज है। इसीलिए भूख के सूचकांक में भारत 100 नंबर से ऊपर पहुंच गया है। इसमें शर्मनाक स्थिति, सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। तो इसीलिए राहुल गांधी को और कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी आपने तेलंगाना में देखा, उतनी बड़ी रैली शायद भविष्य इतिहास में कभी किसी को नहीं होगी। यही स्थिति राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब जहां भी जा रहे हैं, विशाल लाखों की रैलियां इकट्ठी हो रही हैं। दूसरी तरफ मोदी जी जहां जा रहे हैं, वहां के चित्र भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वीडियो देखने को मिलते हैं। अब उनकी आवाज में उधार नहीं रही। जब व्यक्ति खुद अपने मन में जान लेता है कि मैंने बहुत झूठ बोला है, मैंने कुछ नहीं किया, अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, जनता सवाल करने लगती है, तो ठीक है, जनता से आपका सीधे आमना सामना नहीं है, क्योंकि आप जनता से सीधे मिलते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं से टकरा के वो आवाज विभिन्न माध्यमों से आपके कान में जाती है, तब वो आपको निराश करती है और आपको कमजोर करती है। वो कमजोरी और निराशा मोदी के चेहरे पर हमको दिखलाई पड़ रही है। जहां तक गठबंधन का सवाल है विनीता, गठबंधन इस वक्त की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको अकेले बहुमत मिल जाए, पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद होते हुए और राजभर तक तमाम छोटे छोटे लोग जो एक एक सीट के नेता हुआ करते थे, उन लोगों से गठबंधन बनाना पड़ा। उससे क्या है कि समाज के उनके अपने वर्ग में एक मैसेज जाता है। गठबंधन बनाना इस वक्त की ये मांग है और सबका धर्म है। अगर कोई गठबंधन बनता है इस तरह का जिससे कि वोट में बंटवारा नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी ने भी किया था और वो इंडिया गठबंधन भी अपने अंदर कर रहा है। मंदिर में जाना वो अपनी आस्था का सवाल है, उसको मैं राजनीति का सवाल नहीं मानता और उसकी चर्चा मैं राजनीति में करना भी नहीं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजनीति 2024 में एक बड़ी करवट लेने वाली है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसमें अंदर बहुत सारे ऐसे प्लानिंग और ऐसे तरीके हैं जिसे ये कहा जा सकता है कि 2024 में
जब वो सामने आएंगे और जब उसका असर दिखाई देगा तब पता चलेगा कि असलियत में किसने किसका किला भेदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।